तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 11 के बारे में। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 2 है। इसका नाम है लेखन कला शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, पहले हम इसके नाम से जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेखन कला मतलब लिखने की कला, और शहरी जीवन, शहरी जीवन में आप लोग बहुत लोग जानते हैं शहरी जीवन का मतलब क्या होता है। शहरी जीवन शहरों में, शहरी जीवन जैसे शहरों का जीवन कैसा होता है, मार्केट, भीड़ भाड़ वाला एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो ये वीडियो में आपको, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से बनाया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, और जो मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करूँगा आप उसको अपनी वीडियो में निशान अपने किताब के अंदर निशान लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। जो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई ना, मतलब शहरी जीवन जैसे हम लोग आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रह रहे हैं, इन जो शहरों के जीवन, जैसे शहरी जीवन यहाँ पे विकसित हुए हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स, यहाँ नगर, तो जिससे पहले यहाँ नहीं होते थे। लेकिन जो शहरी जीवन की जो स्थापना हुई थी, जो शहरी जीवन की शुरुआत की थी, वो मेसोपोटामिया से हुई थी। मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक का एक गणराज्य है। मतलब मेसोपोटामिया था कहाँ पहले, पहले के जमाने। तो मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी, मैं आपको अभी मैप के जरिए समझाऊंगा कि फरात और दजला नदी कहाँ पे हो। और पहले हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। फरात और दजला नदी के बीच स्थित है, और ये प्रदेश आजकल इराक का एक गणराज्य है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फरात नदी है और ये दजला नदी है। इन दोनों के बीच में यहाँ ये मेसोपोटामिया स्थित था। ये फरात नदी और दजला नदी के बीच में, जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया है कि मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच में स्थित था। तो ये फरात नदी और दजला नदी के बीच में स्थित मेसोपोटामिया था। यहाँ पे ये मेसोपोटामिया स्थित था, और ये इलाका आजकल इराक के गणराज्य का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्न शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल के लिए प्रसिद्ध है। जो मेसोपोटामिया है वो अपने सभ्यता और अपने संपन्न शहरी जीवन और विशाल समृद्ध साहित्य और गणित खगोल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा मेसोपोटामिया किस किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आप ये अपनी बुक में निशान लगा लीजिए। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्व भूमध्य सागर प्रदेश और उत्तरी सीरिया तथा तुर्क में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। जो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली है और साहित्य जीवन है, जो लेखन कला की लेखन मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और साहित्य है, वो पूर्व भूमध्य सागर के प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्क में 2000 ईसा पूर्व के बाद में फैले थे। पहले 2000 ईसा पूर्व के पहले नहीं, वहां नहीं फैले थे। ये आप याद रखना, 2000 ईसा पूर्व के बाद में फैले थे। जिसके फलस्वरूप का मतलब क्या हुआ, जिसके बाद उस समस्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि पूर्व भूमध्य सागरीय प्रदेश के क्षेत्र, उत्तरी सीरिया और तुर्क के सभी समस्त राज्यों के बीच आपस में, जिसे मतलब कि पूर्व भूमध्य सागर और सीरिया और तुर्क के बीच जहां जहां मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली की साहित्य और लेखन प्रणाली फैली, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली फैली, उन राज्यों के बीच में आपस में, यहाँ तक कि मिस्र की फरोआ मतलब मिस्र का एक प्रदेश है फरोआ, के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखे पढ़े होने लगी। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और साहित्य जहाँ जहाँ फैली, वहाँ उसी भाषा, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी, मतलब लिखा पढ़ जाने लगी जहाँ जहाँ मेसोपोटामिया साहित्य और लेखन प्रणाली फैली। जैसे हमारे हिंदुस्तान की लिपि कौन सी है, हमारे हिंदुस्तान की लिपि देवनागरी है, इसी में हम लिखते पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ मेसोपोटामिया की ज्ञान में मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और साहित्य फैला, तो वहाँ उसी भाषा और की लिपि में और लिखा और पढ़ा लगा। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब कि जिस किताब वाले ने जो बोला है, इसमें यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच में, संबंधों के बीच में खोज करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर यहाँ जाना चाहेंगे कि लेखन की सत्ता, परंपरा,
से क्या प्रतिफल है। ये तो बेकार की बात है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभ काल में मतलब अभिलिखित इतिहास के आरंभ काल में इस प्रदेश को मुख्य इसके शहरीकृत दक्षिणी भागों को सुमेरा और अकदा कहा जाता था। जो मतलब मेसोपोटामिया का जो प्रदेश था, मेसोपोटामिया के जो मुख्य प्रदेश थे उनको, जो मेसोपोटामिया के मुख्य प्रदेश दक्षिणी प्रदेश थे उनको उनको सुमेरा और अकदा कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी प्रदेश थे उनको सुमेरा और अकदा कहा जाता है। बाकी इसके बारे में नीचे विवरण किया गया है। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, बेबलोन ये मेसोपोटामिया का प्रदेश था जो बाद में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। दक्षिणी क्षेत्र को बेबलोन कहा जाने लगा। जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बेबलोन कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाई मतलब सीरियाई, जो सीरिया के लोग हैं, सीरिया प्रदेश है ना, जानते हैं आप लोग, असीरियाई ने उत्तरी में अपना राज्य स्थापित कर दिया तथा उस क्षेत्र को असीरिया असीरिया कहा जाने लगा। जब जब असीरिया लोगों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर दिया, उत्तर मतलब कि जैसे भारत में आपने उत्तर प्रदेश देखा है ना, तो जो भारत में उत्तरी प्रदेश जो होता है, उत्तर की तरफ जो प्रदेश होता है, ऐसे पूरे दुनिया में जो उत्तर के जो प्रदेश थे, राज्य थे, उन्होंने जीत लिया तो उसे असीरियाई कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरिया यानी सुमेरा थी। इस प्रदेश की जब ये सुमेरा नाम कैसे पड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा, जो प्रथम जो भाषा थी वो सुमेरियाई थी। धीरे धीरे 24,000 ईसा पूर्व मतलब 2400 ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा लोग यहाँ आ गए। अकदी भाषा जब मतलब दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ सुमेरा और अकदी, जो दक्षिणी क्षेत्र में लोग रहते थे, जैसे कि सुमेरा और अकदी नाम कैसे पड़ा, जो प्रथम जो भाषा थी वो सुमेरी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा बताया गया है, उस प्रदेश की प्रथम प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरिया यानी सुमेरी थी। मतलब कि जो उस प्रदेश का मतलब मेसोपोटामिया की जो उत्तरी प्रदेश था। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा लोग यहाँ आ गए तब अकदी अकदी ने सुमेरियाई भाषा का स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती, मतलब कि इसमें आपको खाली इतना ही बताया गया है कि जो सुमेरा और अकदी भाषा का नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया, कैसी कैसी बातें थी, ये भाषा की बातें हैं। बाकी आप निशान लगा लीजिए, भाषा की बातें, बाकी इसमें आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आगे चल के देखते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्ववादियों की खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामिया में पुरातत्ववादियों की शुरुआत की खोज कब हुई थी, तो ये खोज हुई थी 1840 के दशक में हुई थी। वहाँ एक या दो स्थल पर जैसे उर उर्क और मारी उर्क और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। उर्क और मारी मतलब इसमें आपको एक बताया गया है शब्द, यहाँ दिख नहीं रहा ढंग से। तो उर्क और मारी, उर्क जैसे उर्क और मारी, इसके बारे में आप आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। उर्क और मारी, उत्खनन उत्खनन मतलब खोदने वाली वस्तु, किसी चीज का खोद, जहाँ से किसी चीज को खोद के निकालते हैं, उत्खनन। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में जहाँ 1840 में लोगों ने हमारे पुरातत्ववादी लोगों ने खोदना शुरू किया, तो जो उत्खनन का मतलब खुदाई कई दशकों तक चली। भारत में किसी भी स्थल पर इतनी लंबी अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। भारत में आज तक कभी इतनी लंबी खुदाई कभी नहीं की गई है। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोत के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्ति, आभूषण, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको खाली इतना ही बताया गया है कि हमें क्या क्या मिला था, वहां से क्या क्या नहीं मिला था प्रथम भाग में। तो हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं।
ठीक है, मेन टॉपिक पे चलते हैं अपने बारे में। पहले मैं आपको यहाँ कुछ मेसोपोटामिया के बारे में बता देता हूँ। मेसोपोटामिया का नाम एक यूनानी शब्द है, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है ये। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है, यूनान के दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि मैसो, मैसो यानी मैसो, मैसो यानी मध्य, और पोटामोस, पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजली, दजला और फरात नदी के बीच उपजाऊ धरती अंगारा कहते हैं। इसे छोड़ के अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है मेसोपोटामिया और उसका भौगोलिक, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मतलब मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, उसका क्षेत्र कैसा था, उसका जो प्रदेश था वो किस प्रकार का था, ऊंचा था, नीचा था, पहाड़ थे, नहीं थे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक जो है, जो आपने ये नाम सुना होगा इराक देश का। इराक भौगोलिक विविधता मतलब इसकी जो जमीन है ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कहीं ऊंचा नीचा पहाड़ है, स्टेपी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र मतलब स्टेपी क्षेत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भौगोलिक विविधता का देश है इराक। तो इसके जो उत्तरी, इसके जो पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षायित पर्वतों और श्रृंखलाओं के रूप में फैलते गए, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वतों और श्रृंखलाओं के रूप में फैलते गए, मतलब वृक्षों में फैलते गए। साथ ही ये स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। जो इराक का जो क्षेत्र है वहाँ स्वच्छ झरने झरने पाए जाते हैं और जंगली फूल पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसलें के लिए यहाँ असली फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू की गई। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इराक में खेती कब शुरू की गई, तो 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ खेती की गई। उत्तरी में ऊंचाई भूमि है। ये आपको खाली इतना बताया गया कि कैसे कैसे यहाँ का मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, तो यहाँ बताया गया। तो चलिए जैसे कि अब देखते हैं, जहाँ स्टेपी घास के मैदान में, आपको पता है ना स्टेपी, स्टेपी का मतलब क्या होता है, घास के मैदान। स्टेपी का मतलब लाखों लाखों किलोमीटर तक, हजारों हजारों किलोमीटर तक केवल घास हो, तो उसको हम स्टेपी क्षेत्र कहते हैं। स्टेपी क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी आता है स्टेपी क्षेत्र किन्हें कहा जाता है। ये अपने फर्स्ट पे उसमें पढ़ा होगा चैप्टर में, इसी किताब के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। यहाँ इतनी खेती नहीं की जाती थी जितना पशुपालन किया जाता था। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटे छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदी ईरान की पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तानी है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों को बसा हुआ। तो मैं आपको ढंग से बताता हूँ इसके बारे में, इतने डेफिनेशन पढ़ दी है। नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन। जो नदियाँ थी ईरान की, जो नदियाँ थी, दजला नदी और फरात नदी, जो दो नदी थी जहाँ मेसोपोटामिया जिस क्षेत्र के बीच में बसा था, तो जो नदियाँ थी वो ईरानी क्षेत्र प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। नदियों से एक दूसरी जगह जाया जा सकता था। दक्षिणी भाग मैंने आपको पहले बताया था ना, दक्षिणी भाग में जहाँ पे अकदा और वो दूसरी भाषा बोली जाती थी, अकदा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अकदा और सुमेरा, जो दक्षिणी का जो क्षेत्र था जहाँ अकदा और सुमेरा भाषा बोली जाती थी, वो दक्षिणी एक रेगिस्तान क्षेत्र था और यही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगर बसे थे। दक्षिणी क्षेत्र में जो दक्षिणी भाग है वह एक रेगिस्तानी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दक्षिणी भाग एक रेगिस्तानी है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले लेखन प्रणाली का प्रभुत्व हुआ। प्रभुत्व हुआ का क्या मतलब होता है, ये प्रभुत्व हुआ, ये लिखा जैसे यहाँ पर प्रभुत्व हुआ। प्रभुत्व का मतलब होता है फैलना, बढ़ना, फैलना, बढ़ना, उसका विकास होना। इसका मतलब होता है प्रभुत्व का मतलब होता है विकास होना। तो दक्षिणी, जैसे मैंने दिखाया आपको, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तानी है और यह वह स्थान है जहाँ सबसे पहले
नगरों और लेखन प्रणाली का प्रभुत्व मतलब विकास हुआ, बढ़ाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहर के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। मतलब जो ये रेगिस्तान है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ ये मरुस्थल लिखा है, ये जो मरुस्थल है ये फरात नदी है। तो ये फरात नदी जब उधर ऊपर से पानी आता है तो महीन महीन कर लाते थे। तो इसकी वजह से जो यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ हो गई थी, जिसकी वजह से इनके इस रेगिस्तान के अंदर शहरों को भरण पोषण करने की से साधन भरण पोषण का साधन बनने की क्षमता थी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, क्योंकि फरात और दजला नामक नदियों उत्तर पहाड़ी से निकलती थी। उत्तर पहाड़ी का मतलब कुछ इस यहाँ से ऐसे ये निकलती थी। फरात और दजला नदी उत्तर पहाड़ी से निकलती थी, साथ ही अपने उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, जो मैंने आपको पहले बताया, उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तो अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहां जम जाती थी। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जब फरात नदी और दजला नदी से ऊपर की तरफ से बहती थी और इनके साथ महीन महीन कण आते थे, तो यहाँ जो पानी है, यहाँ जो आसपास का जो क्षेत्र था इसके, जब यहाँ पे मिट्टी जम जाती थी तो वो मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती थी, जिसकी वजह से मरुस्थल की के अंदर ये क्षमता थी कि वो सभी शहरों को भरण पोषण प्राप्त कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती थी। जो फरात नदी थी, मैं आपको दिखाता हूँ फरात नदी कौन सी है। ये रही हमारी फरात नदी। ये जो ऊपर की ये जो आती थी तो ये क्या नाम है, सब धाराओं में बढ़ जाती थी। जैसे यहाँ ये देखो, जैसे ये धारा बढ़ रही है, ये धारा बढ़ रही है, तो ऐसे कई धाराओं में बढ़ गई, क्योंकि किसी मैप में नहीं ढंग से दिखाया गया है। तो कई धाराओं में फरात नदी जो हमारी है ये बढ़ जाया करती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी और पुराने जमने में और पुराने जमने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। जब इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी, ये देखो बाढ़ आ जाती थी, तो पुराने जमने मतलब पुरानी जो मिट्टी थी इसके अंदर सिंचाई और नहरों का काम दे रही थी। जब बाढ़ आई थी तो जैसे मैंने आपको बताया, तो महीन महीन कण जम जाते थे मिट्टी से, तो वो उपजाऊ के बाद में होते थे। और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इसी आवश्यकता पड़ने पर गेहूं और जौ, मटर या मसूर के खेत की सिंचाई की जाती थी। जब बाढ़ पुराने जमाने में जब बाढ़ आ जाती थी तो इसकी सिंचाई मटर, जौ और मसूर की खेती की जाती थी। रोम साम्राज्य, ये हम विषय तीसरे में पढ़ेंगे। जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा रोम साम्राज्य के बारे में। साहित्य, रोम साम्राज्य सहित सभी पुराने व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती की सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। जो रोम साम्राज्य सहित सभी पुराने व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी। सबसे ज्यादा मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी, क्योंकि ये फरात नदी और दजला नदी यहाँ पे बहती थी। इस वजह से यहाँ की मिट्टी जो थी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाली थी। हालांकि वहाँ फसलें उपजाने के लिए सब्जियां उगाने की आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। मेसोपोटामिया में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि वहाँ फसल उगाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। मतलब कि मेसोपोटामिया में उस पुराने जमाने में वर्षा कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो लोग वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि फरात और दजला, ये जो दो नदी है, ये अहम नदी है, इनके ऊपर ये ज्यादा निर्भर थे, फरात और दजला के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपना। खेती के अलावा भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर मैदान में पहाड़ों के ढाल पर पाली जाती थी। जो खेती के अलावा मेसोपोटामिया के लोग क्या क्या करते थे, भेड़ बकरी पालते थे, और वो उन भेड़ बकरी को स्टेपी क्षेत्र मैदानों में या पूर्वोत्तर मैदानों में पहाड़ों की ढाल पर चलाते थे, पाले जाते थे।
मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेसोपोटामिया में खेती कम की जाती थी और भेड़ बकरी ये जानवर ज्यादा उनको कहने पाला जाता था। ये उपजाऊ स्थान बड़ी ही नदियों में काफी ऊंचाई पर स्थित था। ये जो उपजाऊ स्थान था ये बाढ़ की नदियों में काफी ऊंचा था, मतलब कि ये जैसे इसमें बताया है ये पहाड़ों के ढाल, पहाड़ों के ढालू, जैसे पहाड़ों के ढालू ये फरात और दजला नदी है, तो ये लोग यहाँ पहाड़ों के ढालों, यहाँ ऐसे पहाड़ों के ढालों पे जाके अपने पालते थे अपने जानवरों को। और यहाँ बाढ़ का खतरा भी नहीं होता था, इसलिए जिनसे सभी जिनसे सभी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इन लोगों को पालने का क्या फायदा था कि इन लोगों से में मांस और ये आदि चीजें मिलती थी, जैसे इसमें बताया गया है, ऊन वस्तु मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछली की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर की पेड़ खूब फल देते थे। मेसोपोटामिया मतलब इसमें आपको बताया गया कि मेसोपोटामिया में कैसे था पुराने टाइम पे, पेड़ क्या नाम है, फल खूब देते थे, जो खजूर के पेड़ थे। लेकिन लेकिन अब बात है, लेकिन हमें सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहर का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ, ग्रामीण समृद्धि बल पर ही हुआ। ये हमें ध्यान देने वाली चीज है कि शहरों का जो विकास हुआ था केवल ग्रामीण समृद्धि बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम शहर जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। इसमें आपको बताया गया, बाकी खाली अभी इस मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया, मेसोपोटामिया में भूगोल कैसा था, मेसोपोटामिया के लोग रहते कैसे थे, वो कैसा अपना भरण पोषण करते थे, क्या पालते थे, कैसे खेती करते थे, ये सब बारे में बताया गया। आगे चल के हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जैसे इसमें बताया गया, आगे चल के